नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल इन बैंकिंग एज। क्या आपने भी एसबीआई क्लरिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या आप भी सिर्फ अभी एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा मत करिए, सीरियसली प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ एंड वी हैव लेफ्ट विथ ओनली 50 डेज जिसमें हमें ये प्रिपरेशन करनी होगी। ये एग्ज़ाम हम 50 दिन में अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्रिपरेशन करें और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, बट हमें प्रिपरेशन के साथ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी अपनानी पड़ेगी ताकि एफिशिएंटली हम 50 दिन का यूटिलाइजेशन करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द एसबीआई क्लर्क 2026 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि एसबीआई क्लरिकल में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। आप कोई भी सेक्शन करोगे, इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली आपको हर सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ निकालना पड़ेगा। अनलाइक अदर पेपर्स में, आईबीपीएस में और आरबीज में ऐसा होता है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और इस चीज़ का लेवरेज अपन को उठाना है। एसबीआई क्लर्क बहुत डिज़ायरस जॉब है। आप कभी भी बैंकिंग की बात करते हो तो आपके दिमाग में सीधे आता है कि मुझे एसबीआई में ही जाना है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरस जॉब है एंड ऑब्वियसली क्यों ना हो, देश का सबसे बड़ा बैंक है और इसमें एम्प्लॉयज़ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हमें ये जॉब किसी भी हाल में पानी है। इसके लिए अपन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देख, जैसा हमें पता है कि प्रीलिम्स की डेट पहले से ही डिक्लेयर्ड है 26-27 सितंबर एंड 3 अक्टूबर एंड मेंस हमारा कहीं ना कहीं नवंबर में शेड्यूल्ड है। सो ये डेट्स बहुत कम चांसेस हैं कि चेंज होंगे। ये जिस डेट पे दिया हुआ है उसी डेट पे ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। सो हमें इन डेट्स को दिमाग में रख के ही अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। हम देख लेते हैं एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं। जैसे प्रीलिम्स में हम जानते हैं ये पैटर्न हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से रिपीटेड पैटर्न्स रहा है, जिसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 30 मार्क्स के, 35 मार्क्स की रीजनिंग और क्वांट आती है जिसमें 35 मार्क्स मिलते हैं और 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं 100 मार्क्स के। इसी तरह मेंस में आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग में थोड़ा चेंज होता है, 50 क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 60 मार्क्स। टोटल पेपर होता है 2 घंटे 40 मिनट का और 190 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 200 मार्क्स का टोटल पेपर करना होता है। सो ये रहा पैटर्न की बात। अब आते हैं मेन पॉइंट्स में कि हमें इसे प्रिपेयर कैसा करना है। देखिए, एक स्टूडेंट होता है जो बिना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाए बस लग जाता है किसी तरीके से बस करने में। ये एक फ्रूटफुल तरीका नहीं है। आपके पास वैसे भी टाइम बहुत लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपके पास साल भर पड़ा हुआ है, 6 महीने पड़ा हुआ है, तो आप बहुत सारे ट्रिक्स आजमा सकते हो, ट्रायल कर सकते हो। आपके पास ऐसी कोई भी लिबर्टी नहीं है। आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा फॉलो करो, ट्रस्ट करो और उस पर ही काम करो। इसी तरीके से आपका ये एग्ज़ाम निकल सकता है। सो डोंट रश हियर एंड देयर, जस्ट फॉलो दिस सिंपल स्ट्रैटेजी। और इसमें आप चाहो तो खुद अपना एड ऑन्स भी कर सकते हो। एड ऑन करके आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, जो आपके रूटीन के हिसाब से सूटेबल हो वैसा आप इसको डिज़ाइन करके अपना सकते हो। द मेन थिंग इज़ हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जैसे हमें पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो उसका सिलेबस 3 बिगर पैरामीटर्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है स्पीड मैथ, दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड थर्ड होता है डीआई। तो डीआई का उतना ज़्यादा वेटेज स्टार्टिंग में तो नहीं होगा प्री में, लेकिन मेंस में डीआई ही है जो आपको मार्क्स दिलाएगी। डीआई का बेसिस क्या है, डीआई आप कैसे बना पाओगे जब आपको अर्थमेटिक के टॉपिक्स एक एक टॉपिक्स अच्छे से बनेंगे। तो ये एक पार्ट है। अर्थमेटिक के टॉपिक्स आपको बनेंगे, कंसेप्ट आएगा तो आप क्वेश्चन समझ पाओगे, कर पाओगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम कितने कम टाइम में कर रहे हैं, बिकॉज बैंक का जो एग्ज़ाम है वो आपकी नॉलेज चेक नहीं करता, आपकी स्पीड ज़्यादा चेक करता है। उसका बेसिस कहाँ पे है, स्पीड मैथ पे। स्पीड मैथ आपको करनी है। स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, इनइक्वालिटीज़ है। ये चारों पांचों चीज़ें आपको एकदम मास्टर कर लेनी है। और ये अगर एक बार आप स्पीड मैथ मास्टर कर लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो विद इन 1 to 2 मिनट में आप उसे सॉल्व कर लोगे। आपकी स्पीड काफ़ी आ जाएगी। सबसे पहले आप इस पे काम करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बट जो भी आपका क्वांट का टाइम आपने डिसाइड किया हुआ है उसमें डेली बेसिस में सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 50 क्वेश्चन लगाइए, अप्रॉक्सीमेशन के 20 लगा लीजिए, नंबर सीरीज़ के कम से कम 25 क्वेश्चन लगाइए। क्वाड्रेटिक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप 15-20 कर सकते हो
बाद में कम भी करोगे या मॉक पे, सेक्शनल मॉक पे भी डिपेंडेंट रहोगे तो भी इसका रिवीजन होता रहेगा। मेन है ऊपर के ये 3, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज। इनको आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज 1-2 दिन भी अगर आप इनको अवॉइड करोगे, सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड कम होने लगेगी, आपको खुद दिख जाएगा। तो इनको नॉन नेगोशिएबल है। आगे 50 दिन आपको ये तीनों टॉपिक्स डेली इतना इतना सॉल्व करना है। आप मेरी बात मानो, आप इसको सॉल्व करो, जितने मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, आपको 10 दिन के अंदर जादू दिखना चालू हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी तेज़ हो गई है। सेकंड अपन आते हैं अर्थमेटिक टॉपिक्स में। अर्थमेटिक में सबसे पहले ना आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लो और परसेंटेज कर लो। परसेंटेज शायद इधर पे दिया नहीं है, मैं मिस कर गया, बट ठीक है, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन सबसे पहले कर लो, बिकॉज आपकी 80-90% डीआई जो है उनका बेसिस परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा। इसमें तीसरा चैप्टर है एवरेज, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप इन 2 से 3 चैप्टर्स को पहले कर लो। इन 2-3 चैप्टर्स को जब आप कर लोगे ना, तो आप फिर डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना चालू कर सकते हो। और एक एक डेटा इंटरप्रिटेशन, हर टाइप की डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ, टेबुलर, कैसलेट, हर टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन आप सॉल्व करो और उनको समझो। कोई भी ऐसी डीआई नहीं होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली उसको एग्ज़ाम में ही देख रहे हो। सो मेक श्योर करो कि आप हर टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर लो। जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद अर्थमेटिक के जितने भी लेफ्ट ओवर चैप्टर्स हैं, इनको 2-2 दिन, 3-3 दिन दे के आप एक एक चैप्टर मास्टर करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओगे। मैक्सिमम मतलब बैठ जाओ सुबह से लेके दोपहर तक या शाम तक, आप 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लगाओ इसके। एक दिन बेसिक करो, दूसरे दिन एडवांस करो, तीसरे दिन रिवाइज करो। इस तरीके से आप चलो, हर टॉपिक निपटाते चलो। इसके बाद अपन आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का टॉपिक, रीजनिंग का सिलेबस 4-5 पैरामीटर्स में डिवाइडेड होता है। जैसे मिसलेनियस टॉपिक है, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग ये आपका जनरली मेंस का पार्ट होता है, ये आपको प्री में देखने को नहीं मिलता है। सो मेंस के लिए अपन इसको आगे देखेंगे। फिलहाल अभी प्री की बात करें तो प्री के लिए सबसे पहले ना रीजनिंग में बहुत इजी होता है मिसलेनियस टॉपिक से मार्क्स उठाना। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई, अल्फ़ाबेट, नंबर बेस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, इनको आप 1 से 2 दिन में सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो अगर आप लग के बैठ जाओ। 1 से 2 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है ही इतने, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझो और आप इनके 10-10, 20-20 क्वेश्चंस लगा लो, आपका इतना हो जाएगा कि आप प्री लेवल के लिए रेडी हो जाओगे। सिलॉगिज्म थोड़ा ट्रिकी रहता है, सिलॉगिज्म एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है माइंड को। इसमें आप थोड़ा लंबा टाइम दे सकते हो कि डेली बेसिस में आप 10 मिनट, 15 मिनट, या डेली बेसिस में 10-15 क्वेश्चन डेली लगा सकते हो। एटलीस्ट 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स तो आपको ये कॉन्सेप्ट आने लगेगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा परेशान मत होना सिलॉगिज्म को लेके, जैसे इसको टाइम दो, टाइम के साथ ये आपका पकना चालू होगा एंड आप इसको समझोगे। पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का ये है कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं, एक एक को पकड़ के आप इनके 10-10, 15-15 क्वेश्चंस लगाइए विथ टाइमर। इनिशियली आप कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन चलो सिर्फ सीखने के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करो, लेकिन उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आप लगाओगे टाइमर बेस लगाओगे। सो इतने सारे पज़ल के टाइप्स हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड ही हैं, इसमें सारे टाइप्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ 50% इसमें जो पज़ल्स हैं, लाइक ऊपर की ये फ्लोर बेस्ड हो गया, फ्लैट फ्लोर। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में भी हर टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट आप लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। बेसिक से स्टार्ट करो, 10-15-20 क्वेश्चन उसके सॉल्व करो, फिर उसके बाद स्विच कर दो टाइमर के साथ। और कोशिश करो कि आपका पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों में लॉजिक डेवलप हो। लाइक आपको जहाँ भी 2 कंडीशन, 3 कंडीशन हो, तो ऐसा ना हो कि आपको हर कंडीशन सेपरेटली बना के देखना पड़ रहा है। आप 1-2 स्टेप्स आगे के सोच सको, ऐसा लॉजिक डेवलप करो। उससे क्या होगा कि आप पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनाओगे और एक ही डायग्राम में आप सारी पॉसिबिलिटीज़ एलिमिनेट करके सही पॉसिबिलिटी के साथ उस क्वेश्चन को बना लोगे। तो मेन रीजनिंग में यही है कि आपका लॉजिक डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रैक्टिस जो करेंगे हम पज़ल और सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिक डेवलप करने के लिए ही करेंगे। सो इस पे एम्फेसाइज करिए, रीजनिंग में इतना ही है। इसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस आप ऐसा कर सकते हो कि डेली एक सेक्शनल मॉक दे सकते हो। सेक्शनल मॉक से मुझे लगता है कि सारी प्रिपरेशन की प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको कहीं और अलग से क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आपको चाहिए तो टॉपिक वाइज आप मॉक टेस्ट कहीं दे सकते हो, जैसे स्मार्ट कीड़ा है, उसमें टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक्स का मॉक देने को मिल जाएगा और उसका लेवल काफ़ी अच्छा है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड इज़ इंग्लिश।
इंग्लिश का भी सिलेबस कहीं ना कहीं 3 पैरामीटर्स पे डिवाइडेड है, जैसे फर्स्ट पैरामीटर वोकेबलरी है, सेकंड ग्रामर है एंड थर्ड रीडिंग है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रीडिंग एंड स्किमिंग है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन आपको बनेगा तो ये आपको सिर्फ इसमें इंग्लिश में बस हेल्प नहीं करेगा, क्वांट और रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। आप एक बार में पढ़ के क्वेश्चन समझ पाओगे क्वांट के, रीजनिंग के, और एक बार में कम्प्रीहेंड कर लोगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बार बार रिपीटेडली आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपका टाइम बचेगा। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छे से करिए। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप, मैं इसी से प्रिपेयर करता था। द हिंदू कर लीजिए या द इंडियन एक्सप्रेस कर लीजिए, इनके एडिटोरियल आप मिस नहीं कर सकते अगले 50 दिन तक। आपको बल्कि मिनिमम एक करना है, इसके ऊपर अगर आपका टाइम अलाउ कर रहा है तो आप कम से कम 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एडिटोरियल्स भी पढ़िए डेली का। इससे ये होगा कि आपकी जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। जैसे आज फर्स्ट डे है, फिर ये 10th डे है, फिर 20th है, फिर ऐसे ऐसे करके 50वां दिन है। अगर आप एक एक कम्प्रीहेंशन पढ़ोगे तो आपका स्लोप ऐसा कुछ आएगा इम्प्रूवमेंट का। और आप जैसे बढ़ाते जाओगे 1 से 2, 2 से 3, ऐसे धीरे धीरे ज़्यादा कम्प्रीहेंशंस एडिटोरियल पढ़ने लगोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट एक्सपोनेंशियली कहीं ना कहीं जाने लगेगा। सो ये इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हमको 50th डे के बाद पेपर देना है, तो हम उस जोन में रहेंगे, फ्लो में रहेंगे, जिससे हमारा इंग्लिश काफ़ी अच्छा जाएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बाद आप एक चीज़ करोगे, ग्रामर ज़रूर पढ़ोगे। ग्रामर पढ़ोगे तो आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ग्रामर के हर चैप्टर, एक एक चैप्टर, 2 2 चैप्टर उठाइए, उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़िए और कम से कम 50-100 क्वेश्चन ज़रूर लगाइए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे। ग्रामर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन ग्रामर स्किप भी नहीं करनी है। इसका अल्टरनेटिव ये कर सकते हो कि एक कोई ग्रामर की मोटी सी बुक पढ़ने की बजाय आप यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें 50 या 100 ग्रामर के रूल्स लिखे हैं। वैसे जनरली 50-100 रूल्स में से ऑलमोस्ट 20-30% रूल्स आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले से पता होंगे, बस एक वो होता है कि दिमाग में आया नहीं, तो जब आप उनको पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो ग्रामर आप उस तरीके से कर लो, शॉर्ट टाइम में निपट जाएगा। और वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, ये सारा का सारा आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन में कवर हो जाएगा। आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो ये नहीं है कि सिर्फ आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन कर रहे हो, एडिटोरियल्स में आपको वोकैब भी मिलेगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सब कवर वहीं से हो जाएगा। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा इसमें, जिसको आप डेली बेसिस में करोगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। ये नॉन नेगोशिएबल, इतना आपको करना ही पड़ेगा। सो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें फ़लानी स्ट्रैटेजी बनानी है या उस टाइप की बनानी है। 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स के 3 पैरामीटर है, तीनों को उठा के आप ख़त्म करो और जितने जल्दी हो सके प्रैक्टिस में आओ। इसमें बैंक एग्ज़ाम में आपका सिलेबस कंप्लीट करना एक एस्पेक्ट है जो कि सिर्फ 20% ही है, बाकी आपका प्रैक्टिस है 80%। अगर आप इतने पे ही फोकस करते रह जाओगे 50 दिन तक तो फिर ये तो हुआ ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होगा नहीं। इसके लिए 20% आप जो सिलेबस पे वेटेज है कि हमको इतनी मेहनत करनी है, आप कोशिश करो एट मैक्स 20 दिन में इसको कंप्लीट कर लो या 25 दिन में कंप्लीट कर लो। 25 दिन में कंप्लीट करने के बाद आप फिर उसके बाद रिवीजन मोड में आ जाओ, मॉक टेस्ट के मोड में आ जाओ। डेली बेसिस पे आप फुल लेंथ मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए और उन मॉक्स को टाइमली बैठ के प्रॉपर एनालाइज करिए। एक एक मिस्टेक आप एनालाइज करिए, ऐसे कि मतलब वो मिस्टेक अगर आपने एनालाइज कर ली है तो वो मिस्टेक आप नेक्स्ट मॉक में नहीं करोगे। इस तरीके से हर मॉक टेस्ट में आप एक एक दो दो मिस्टेक्स अपनी करेक्ट करते जाओ और अल्टीमेटली होगा ये कि आप जब लास्ट में एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप जो भी गलतियां कर रहे हो आपसे वो गलतियां नहीं होंगी। सो दिस वाज SBI Clerk 2026 preparation strategy and it was in nutshell. So I wish you all the very best for your preparation and आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर पूछना है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट फ्रॉम मी। आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।